बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 2 की डिस्कशन। इसमें सबसे पहले हमारा सवाल आ जाता है कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन ऑलवेज पोजेसेस विच। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बॉडी हमारे पास सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी तो बिल फर्स्ट अगर ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में घूम रही है इस तरह करके, तो स्टूडेंट्स इसके पास जो है ना वो दोनों वेलोसिटीज़ होती हैं। किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और राइट हैंड रूल से हम जब फाइंड करेंगे तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके पास दोनों वेलोसिटीज़ होती हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट रीचेस द हाइट h एट हाइट h/2 रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी इज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या है कि एक बॉडी है हमारे पास, उसको हम एक हाइट पे फेंकते हैं, लेट से वो हाइट जो है वो h है, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा हुआ है कि एट h/2 रेशो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी अगर हम वर्टिकल मोशन में फाइंड करें ना तो वो इक्वल होती है mgh के, और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें तो वो भी इक्वल होती है mgh के, कि जो काइनेटिक एनर्जी वाला mgh होता है वो वाली हाइट जो है वो फ्रॉम टॉप ली जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी वाला mgh होता है वो वाली हाइट फ्रॉम ग्राउंड ली जाती है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी है एट h/2, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ये वाली हाइट लेंगे mgh, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हम ये वाली हाइट लेंगे। क्योंकि ये दोनों हाइट्स इक्वल होंगी एट द सेंटर, तो इसलिए हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि इनका रेशो 1:1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि अ व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, द लीनियर एक्सेलरेशन इज। अच्छा, अब ये बहुत आसान सवाल है स्टूडेंट्स। जब भी हम कहें कि हमारे पास एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़ के बीच में हमने देखना है, तो वो जो रिलेशन होता है एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज़ का वो कुछ इस तरह से होता है कि s इज़ इक्वल टू आर थीटा, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, और a इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी आर एल्फ़ा के। अच्छा, अब r हमें दिया हुआ है 0.4, r हमें दिया हुआ है 0.4 और एल्फ़ा हमें दिया हुआ है 6। तो 6 4 आर जो है स्टूडेंट्स वो 24 होता है, तो 6 इंटू 0.4 जो है वो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारा कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 800%, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। अच्छा, अब ये है स्टूडेंट्स के काइनेटिक एनर्जी में अगर 800% इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 100 + 800, क्योंकि इतना इंक्रीज़ हुआ है तो ये आ जाएगी हमारे पास 900%, या इन शॉर्ट जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स, ठीक है। अब मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है √2m/ke के। जब भी हमें टाइम्स का आंसर निकालना हो हम कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे m भी चेंज नहीं हो रहा, 2 भी चेंज नहीं हो रहा, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी √। अब काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई है, 9 टाइम्स, तो √9 इज़ 3। अब यहाँ से 3 किस्म के सवाल आ सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला सवाल आ सकता है कि मोमेंटम कितने टाइम्स हो गया है, तो मोमेंटम्स हमारे पास 3 टाइम्स हो गया है। मोमेंटम की न्यू परसेंट कितनी है, न्यू परसेंट 300% है। हर चीज़ क्योंकि शुरू जो है वो 100 से हुई होती है, तो मोमेंटम में इंक्रीज़ कितना आया है, 100 से 300 हो गई है, तो इंक्रीज़ इसमें
200% आया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मोमेंटम में 200% इंक्रीज आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। अच्छा, एंगल्स के बारे में स्टूडेंट्स अगर आपको मैं कोई चीज़ें लिखवाऊँ ना तो वो ये होंगी कि एंगल बिटवीन एनी एंगुलर क्वांटिटी एंड एनी लीनियर क्वांटिटी वो हमेशा 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, इन सब के बीच में एंगल 90 होता है। किसी भी एंगुलर को किसी भी लीनियर से कंपेयर करेंगे एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा आता है हमारे पास एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एनी अदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो भी 90 डिग्री होता है। सेंट्रीपिटल का सारी वेलोसिटीज़ और सारी एक्सेलरेशंस के साथ 90 डिग्री का एंगल होता है। और आखिरी आप लोगों ने ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। तीनों एक्सेलरेशंस का आपस में भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें अगर याद कर ली तो आपके ऑलमोस्ट सारे एंगल्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है सेंट्रीपिटल और एंगुलर, तो सेंट्रीपिटल और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। जाउल की बात करें तो जाउल जो है इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क, और ये कौन सा यूनिट है, ये वर्क का एसआई यूनिट है। अर्क की बात करें तो अर्क जो है वो वर्क का सीजीएस यूनिट है। एक जाउल में स्टूडेंट्स 10 पावर 7 अर्क्स होते हैं। ठीक है, किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो किलोवाट आवर भी जो है, अच्छा किलोवाट आवर की हम बात कर रहे थे, तो किलोवाट आवर भी जो है वो किलोवाट और आवर से निकला है। ठीक है, तो किलोवाट जो है वो पावर का यूनिट है, आवर जो है वो टाइम का यूनिट है। तो पावर इनटू टाइम भी हमारे पास एनर्जी या वर्क बन सकता है। तो ये तीनों जो हैं बेसिकली एनर्जी की यूनिट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, के इसमें से सब के सब एनर्जी के यूनिट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन बट डिफरेंट यूनिट्स। अच्छा, सबसे पहले ये पहला ही ऑप्शन ठीक दिया हुआ है कि, अच्छा नहीं, पहला ऑप्शन ठीक नहीं है, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा होता है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा होता है। तो इन दोनों की यूनिट्स भी सेम है और डायमेंशंस भी सेम है। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास हर्ट्स होता है। तो इन दोनों के डिफरेंट यूनिट्स तो हो गए। मज़ीद हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशंस जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं t-1, और फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, t-1। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इनके एसआई यूनिट डिफरेंट हैं लेकिन इनके डायमेंशन सेम है। तो इसको हम करेंगे ये ऑप्शन नंबर बी हमारा, कि एंगुलर और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के सेम डायमेंशंस हैं लेकिन डिफरेंट यूनिट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब point on a wheel of radius 3 meter has angular velocity increased uniformly from this to this in 3 seconds. Its tangential acceleration is। अच्छा, अब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि हमें लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है लेकिन डेटा हमें एंगुलर का दिया हुआ है, कोई मसला नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो इक्वल होती है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी के। ओमेगा एफ जो है वो है 8, ओमेगा आई जो है वो है 2 और टाइम जो है वो है 3 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 6/3 विच इज़ इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। अब अगर टेंजेंशियल पूछी हुई है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल होती है आर अल्फ़ा के। आर यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3, अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काइनेटिक एनर्जी इज इनकरेक्ट। सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी इज एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ एम वी
डॉट वी के, ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एरिया ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ग्राफ शोज काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एरिया है और एक तरफ मोमेंटम है, दूसरी तरफ वेलोसिटी है, तो इसका एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है, हाफ पी इंटू वी के, बेस इंटू हाइट। तो पी इंटू वी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ही बनता है, तो ये वाली बात भी ठीक है। एवरी मूविंग बॉडी इंक्लूडिंग बॉडी मूविंग इन अ सर्कल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये वाली बात भी ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टेड अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कहीं पे भी डायरेक्टेड नहीं होती, वो उसका डायरेक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अ बॉडी मेक्स 3 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेडियंस जो उसने मूव किए हैं। अच्छा, एक रेवोल्यूशन की अगर स्टूडेंट्स बात की जाए तो वो इक्वल होता है 2 पाई के। तो अगर 3 रेवोल्यूशंस की बात की जाए तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2 पाई, 3 2 6, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 पाई रेवोल्यूशंस, जो कि है हमारे पास सी ऑप्शन 6 पाई। नेक्स्ट सवाल है कि 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी ईच कैरी 20 kg लोड टू टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाइट स्टेयर केस। स्टूडेंट ए टेक्स 10 सेकेंड वाइल स्टूडेंट बी टेक 20 सेकेंड, विच इज़ करेक्ट। तो हमें इसके लिए वर्क भी फाइंड करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो वर्क अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो वो होगा mgh। तो वर्क ए का फाइंड करूँ अगर, तो वो इक्वल हो जाएगा 20gh, जबकि अगर वर्क बी फाइंड करूँ तो वो भी होगा mgh और वो भी हो जाएगा 20gh। तो दोनों की पावर में डिफरेंस है लेकिन दोनों का वर्क इक्वल है। तो बोथ स्टूडेंट्स डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट स्टूडेंट ए यूजेस मोर पावर। हाँ, तो ये वाली बात ठीक है कि बोथ स्टूडेंट डू सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट स्टूडेंट ए यूजेस मोर पावर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 15 मिनट्स इज। तो स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो मिनट हैंड की बारे में अगर बात की जाए तो मिनट हैंड जो होता है हमारा वो 60 मिनट्स में जो है वो करता है 2 पाई रेडियन, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर। तो 1 मिनट में वो जो है वो करेगा 2 पाई/60 रेडियन। और यहाँ पर कितना है, 15 मिनट का पूछा हुआ है, तो 15 मिनट इक्वल हो जाएगा 2 पाई/60 इंटू 15। ये जी हमारे पास 15 कट जाएगा 4 के साथ, 2 कट जाएगा 4 के साथ, और एंड में आंसर आ जाएगा पाई/2, विच इज़ इक्वल टू आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 5 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग हाफ सर्कल इज। अच्छा स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो इन एनी कंडीशन, चाहे वो फुल सर्कल हो, वो हाफ सर्कल हो, वो क्वार्टर सर्कल हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वर्क डन इसलिए ज़ीरो नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स का कि वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रही होती है। वो इसलिए ज़रूरी ज़ीरो होता है क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट लें उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर में एक्ट कर रही होती है और डिस्प्लेसमेंट उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन इक्वल होता है एफ डी कॉज ऑफ 90, और cos 90 ज़ीरो होता है, जिस वजह से हमारा वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ वी कंपेयर सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक विद दैट ऑफ अ रिस्ट ब्लॉक वी कैन से दैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉल इज डैश देन द रिस्ट वॉच। अब स्टूडेंट ये बेसिकली अगेन रिलेशन है बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी, ठीक है। तो लीनियर क्वांटिटी इक्वल होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा के, और हमें ये बताना है कि लीनियर वेलोसिटी का क्या सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों वॉचेस को कंपेयर करूं, मैं कहूं कि ये मेरे पास रिस्ट वॉच है, ये मेरे पास जो है ये वॉल क्लॉक है। अब दोनों की जो सेकंड हैंड है, जो यहाँ पे हमारे पास सवाल दिया हुआ है सेकंड हैंड का, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है, क्योंकि दुनिया की अगर आप कोई भी वॉल ले लें, कोई भी क्लॉक ले लें, तो उसकी जो सेकंड हैंड है वो एक चक्कर 60 सेकंड में करती है। तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो होगी 2 पाई रेडियन इन 60 सेकंड्स, ठीक है।
तो ये दोनों की सेम होगी, यानी कि ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट हो गया। जब ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो वी और आर का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। अब रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो किसका रेडियस ज़्यादा होता है? सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज़ मोर देन दैट ऑफ रिस्ट वॉच, क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन acts on a body making an angle of 30 degrees with vertical y-axis. A body covers 1 meter in the direction of north, then the work done by the forces. अच्छा, अब ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमने ये सीखा हुआ है कि जब भी वर्टिकल वाई एक्सिस का जिक्र आएगा तो तब हम एफ डी साइन थीटा लेंगे इंस्टेड ऑफ एफ डी कॉस थीटा। लेकिन उसमें क्या होता है ये हम नहीं समझते। एक बॉडी जो है, अगर ये उस पर फोर्स लग रही है और ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हमें वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, तब हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। इस सवाल में क्या मसला है? इस सवाल में ये मसला है स्टूडेंट्स कि फोर्स अगर हमें ये दी हुई है, एंगल हमें ये वाला दिया हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हमें यही वाली दी हुई है। तो वैसे जो है वो हम वर्टिकल एंगल पे साइन थीटा लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे वाली होती है। इसमें हमारा जो एंगल है वो ऑलरेडी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है। तो अब हम साइन नहीं यूज़ करेंगे, अब हम कॉस ही यूज़ करेंगे। तो एफ डी कॉस थीटा यूज़ करेंगे। एफ जो है वो है हमारे पास 10, डी जो है वो है हमारा 1, और कॉस कितना दिया हुआ है हमें? 30। तो कॉस 30 होता है 0.86। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.86 विच इज़ इक्वल टू 8.6 न्यूटन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कि बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी कैन हैव। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बॉडी जो वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, ठीक है, बिल्ड फर्ज इसकी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 स्पीड है। तो इसके पास, क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो इसके पास अल्फ़ा भी होगी, और हर घूमती हुई बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर एक बॉडी वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हो तो उसके पास ये सारी एक्सेलरेशंस मौजूद होती हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है हर वक्त, ठीक है। अब देखिए, टेंजेंशियल का इस तरफ ये डायरेक्शन है, इस तरफ ये हो जाएगा। सेंट्रीपिटल इस तरह पे इस तरफ है, इस जगह पे इस तरफ हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म, और वो किस केस में यूनिफॉर्म होगी? जब ओमेगा हमारे पास यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा होगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनमें से सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो सकती है, वो कौन सी है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसके आगे एनर्जी नहीं लिखा होता। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो ये हो जाएगा Gm ओवर R डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉडी। तो ये कट गया, तो पीछे रह गया Gm ओवर R। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसके अंदर मास ऑफ बॉडी नहीं आ रहा। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। नेक्स्ट सवाल है जी कि 1 डिग्री कितना होता है। तो ये हम सबको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक रेडियन जो है वो 57.3 डिग्रीज होता है। एक डिग्री जो है वो 0.016 रेडियन होता है। एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन होता है, और एक रेडियन जो है वो 1/2 पाई रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0169 विच इज़ इक्वल टू 0.017 रेडियन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ कैन हैव यूनिट्स इक्वल टू। तो वर्क टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है? तो वर्क टाइम ग्राफ की अगर मैं स्लोप देखूं तो वर्क टाइम ग्राफ स्लोप इक्वल होती है y बाय एक्स के,
यहाँ पर y पे हमारे पास वर्क है, x पे हमारे पास टाइम है, तो वर्क बाय टाइम हमारे पास बनता है पावर। तो पावर का अगर हम यूनिट देखें इनमें से तो सिर्फ एक ही है और वो क्या है, हॉर्स पावर है। किलो वाट आवर जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर एंड जाउल इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क। हमने पावर का यूनिट निकालना था और पावर में भी याद रखें कि 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वॉट के या 550 फुट पाउंड पर सेकंड के। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, इफ़ वी कंपेयर टू फैंस रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, वन स्लोइंग डाउन एंड वन स्पीडिंग अप, देन देयर एंगुलर वेलोसिटी विल बी ऑपोजिट। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट। नेक्स्ट है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन कैन बी ऑपोजिट। ये वाली बात ठीक है, जब बॉडी की ओमेगा इंक्रीज कर रहा होता है तो ओमेगा और अल्फ़ा जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसके मुकाबले में जब बॉडी का ओमेगा डिक्रीज कर रहा होता है तो ओमेगा और अल्फ़ा जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा ऑपोजिट हो सकता है लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहता है, तो इसलिए ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमने इनकरेक्ट बताना है। ये वाली बात ठीक है कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि एक बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो रही है। वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली बात भी ठीक हो सकती है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अपेयर हो रही है, या वो वर्क में जा रही है या वो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में जा रहा हो। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट सवाल है जी, अ बॉडी रोटेटिंग इन एक्स वाई जेड प्लेन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में याद रखना है कि इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, पहली बात ये याद रखनी है और दूसरी बात ये याद रखनी है कि इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी जो है वो एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, सॉरी जेड एक्सिस में होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि बॉडी जो है वो वाई जेड प्लेन में रोटेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी, और अगर वो जेड एक्स प्लेन में रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी। ठीक है, तो इस सवाल में हमें कहा है कि बॉडी इज रोटेटिंग इन वाई जेड प्लेन, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी किधर होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, a 2 kg block starts from rest and slides on a frictionless but actually rough incline from a vertical height of 5 meter. If 36 joule of energy is dissipated against friction, the speed of the block at the bottom is। अच्छा जी, अब सबसे पहले बेसिकली स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि वो टोटल एनर्जी उसकी कितनी होनी चाहिए और फिर हम उसमें से फ्रिक्शन बेसिकली निकाल देंगे। तो टोटल एनर्जी अगर हम उसकी बॉटम पे फाइंड करें तो वो हो जाएगी mgh के इक्वल। अब mgh अगर हम देखें तो m जो है वो 2 है, g जो है वो 10 है और हाइट जो है वो हमारे पास 5 मीटर है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होनी चाहिए 100 जॉल्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन में 36 जॉल वर्क हो चुका है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी एट दी बॉटम होगी वो होगी हमारे पास 100 माइनस 36 जॉल विच इज़ इक्वल टू 64 जॉल्स। ठीक है, अब हमने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के, तो v इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं ले आता हूँ, तो v इक्वल हो जाएगा हमारे पास √2ke/m के। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 64 है, मास जो है वो हमारे पास 2 है, तो ये 2 और 2 कट जाएंगे आपस में, ये हमारे पास आ जाएगा √64 विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाता है।
नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एंगल बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब ओमेगा इंक्रीज कर रहा होगा। 180 कब होगा, जब ओमेगा डिक्रीज कर रहा होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलवेज की बात की हुई है, तो ऑलवेज ना ही 0 होता है ना ही 180 होता है, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी यूज टू कैलकुलेट पावर। ठीक है, तो पावर की अगर हम बात करें तो उसमें से एक तो, अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अगर हम पावर की बात करें तो पावर की ये इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी की है। इसी तरह हाफ पी वी स्क्वायर भी नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर करंटली देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन ही ठीक लिखे हुए हैं। एम जी एच बाई टी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो ये भी इक्वल टू पावर होता है। और पावर इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये भी जो है ये भी हमारे पास पावर ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे ठीक दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इनको आपस में मैं कंपेयर करूं तो इनके हिसाब से ये जो 1 रेवोल्यूशन है ये हाईएस्ट है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स वो 2 पाई रेडियन आते हैं उसमें, और उसमें 360 डिग्रीज आते हैं। तो इस हिसाब से एक रेवोल्यूशन सबसे बड़ा है क्योंकि उसके अंदर 2 पाई रेडियन भी आ सकते हैं और 360 डिग्रीज भी आ सकते हैं। तो 1 रेवोल्यूशन इज़ द हाईएस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अच्छा, अब ये जो है ना स्टूडेंट्स बड़ा ट्रिकी सवाल है। देखें, बात यह है कि अगर कोई बॉडी आगे की तरफ जा रही है, बिलफर्श बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन जो है ये पीछे की तरफ जा रही है। लेकिन बॉडी की जो फोर्स है और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों ही फ्रिक्शन के ऑपोजिट हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो वर्क डन अगर मैंने फाइंड करना है तो वो होगा एफ टी कॉज ऑफ थीटा के। कॉस थीटा यहाँ पर डालूंगा मैं 0 डिग्री, क्योंकि बॉडी की फोर्स और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट द फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, और वो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास प्लस एफ डी पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि वर्क डन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट सवाल है, प्लेन एंगल इज सेम एज। तो स्टूडेंट्स प्लेन एंगल बेसिकली दूसरा नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिफ द पॉइंट ऑफ रिलीज इट विल पोजेस ओनली। तो स्टूडेंट जिस पॉइंट पे मैं उसको थ्रो करूँगा, अब यहाँ पर मसला ये है कि थ्रो लिखा हुआ है। थ्रो का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, लेकिन जब मैंने उसे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से तो मैंने उसे काइनेटिक एनर्जी भी दे दी। तो अब इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर यहाँ पे ड्रॉप लिखा होता तो ड्रॉप के केस में सिर्फ और सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती और काइनेटिक ना होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थ्रो लिखा हुआ है तो अब इसके पास दोनों एनर्जीज मौजूद होंगी। नेक्स्ट सवाल है जी कि रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी गिव्स द डायमेंशन ऑफ। अच्छा जी, एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है अल्फ़ा का वो होता है t-2, और डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन होता है t-1। तो यहाँ से जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास t-1। t-1 किसका डायमेंशन है अभी हम पढ़ भी चुके हैं, तो फ्रिक्वेंसी का डायमेंशन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी कि अ मोटर इज 60% एफिशिएंट इफ़ इट ड्रॉज 500 वॉट पावर द यूजफुल आउटपुट पावर इज। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो इक्वल होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर के। अब यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि सिस्टम जो है वो 60% एफिशिएंट है, यानी कि इसके लिए मैं लगा दूंगा 0.6। 60% इज 0.6। आउटपुट पावर हमने फाइंड करनी है, इनपुट पावर जो है वो हमारे पास 500 वॉट है। 500 उधर जा जाएगा तो ये आ जाएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू 300 वॉट्स, जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग क्वार्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 4 मीटर, द लीनियर डिस्टेंस इट कवर्स इज। तो स्टूडेंट्स क्वार्टर सर्कल की अगर मैं बात करूं तो
क्वार्टर सर्कल में बॉडी 2πr का क्वार्टर हिस्सा कवर करती है। ऑब्वियसली जो सरकमफेरेंस होगा उसका क्वार्टर हिस्सा हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई इंटू आर हमें दिया हुआ है इन्होंने 4 और इंटू 1/4, ये कट जाएगा तो आंसर बच जाएगा हमारे पास 2π, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, नर्स इज पुशिंग अ व्हील चेयर विद एन 80 kg पर्सन सिटिंग इन ऑन इट, हाउ मच वर्क डन इज बाय द पेशेंट वेट। अब स्टूडेंट्स, अगर एक कोई भी चीज़ आगे की तरफ जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है और उसकी फोर्स जो लग रही है वो नीचे की तरफ है, वेट। तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी आगे की तरफ जा रही हो, वर्क हो जाएगा हमारे पास एफ डी कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल है, अ कार मूव्स एट 15 मीटर पर सेकेंड इफ रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.3 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज। अच्छा जी, अब ये भी उसी तरह ये जो लीनियर वर्सेस एंगुलर का सवाल है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे हमसे पूछी है एंगुलर वेलोसिटी, वो हो जाएगी v ओवर आर। v जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, r जो है वो है 0.3 मीटर। तो 15 डिवाइडेड बाई 0.3 जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 3 5 ज़ार 15 होता है, तो 0.3 50 ज़ार 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स के, अ वाटर टैंक प्लेस एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर एट कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर, वाटर पंप यूज़ किया हमने, कितने टाइम में ये टैंक फिलअप हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम पावर की इक्वेशन यूज़ कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये हो जाएगा हमारे पास mgh/t। यह t हमारे पास इक्वल हो जाएगा mgh/पावर। अब मैस जो है वो 20 लीटर दिया हुआ है। वाटर के केस में स्टूडेंट्स 20 लीटर्स और 20 kg बराबर होते हैं, क्योंकि वाटर में 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखूं तो 20 kg मैस हो जाएगा, g की वैल्यू 10 आ गई, हाइट हमारे पास 100 है और पावर जो है वो हमारे पास 10 वाट्स है। ये 10 इस 10 से कट जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2000 सेकेंड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास कि एंगल ऑफ 3π/2 रेडियन इज इक्वल टू। ठीक है, पाई जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो बेसिकली होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 3π/2 हमारे पास हो जाएगा 180/2, तो ये हो जाएगा 290 ज़ार और 93 ज़ार होता है 270 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया जी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा टेस्ट। तो इंशाल्लाह अगले संडे टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।